दिस फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मोशन। ठीक है, 11th क्लास की सबसे पहली यूनिट मोशन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सो मोशन का मीन्स होता है गति। तो सबसे पहले तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो गति का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? अगर किसी वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन करें, ठीक है, परिवर्तन का मतलब कि मान लेते हैं कोई भी ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और हम किसी भी तरीके से इस ब्लॉक को इस लोकेशन से उठा के इस लोकेशन तक अगर मूव कराएं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक की यहाँ पे गति हुई है। ठीक है, या इस ब्लॉक का यहाँ पे मोशन हुआ है। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, और एडवांस डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी वस्तु या फिर किसी भी एंटिटी की यदि ग्राफीय पोजीशन, ठीक है, यानी कि ग्राफ में पोजीशन अगर चेंज करी जाती है तो इस फिनोमिनन को हम गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्राफ पे पोजीशन का मतलब ये है कि मान लेते हैं हम किसी वस्तु को अगर ग्राफ पे लोकेट करें, ये अपने ग्राफ पे दो एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई। मान लेते हैं अगर किसी पॉइंट की लोकेशन है 1,1 और अगर इसकी लोकेशन हम अगर चेंज करके 1,2 कर दें या फिर 2,3 कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट की लोकेशन चेंज हुई है। तो इसका मतलब इस पॉइंट ने 1,1 निर्देशांक से 1,2 या 2,3 निर्देशांक पे गति की है। ठीक है, हम इस तरीके की डेफिनेशन यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से मेनली वेक्टर का यूज करके क्वेश्चन आएंगे, और वेक्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ को समझना होगा। ठीक है, ग्राफ पे इनकी लोकेशंस को समझना होगा, तभी तो हम स्थिति सदिश की बात कर पाएंगे और तभी हम विस्थापन को एज ए सदिश के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब ये जानते हैं सबसे पहले कि गति से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए गाइस, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10th क्लास पास आउट हैं और आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो आप बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि गति होने के लिए बल का होना आवश्यक है या फिर गति को इनिशिएट करने के लिए बल होना आवश्यक है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों के बारे में अपन जब एक बार वर्क पावर एनर्जी पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको इस पूरी चीज़ों को कंबाइन करके एक स्पेशल क्लास लूँगा। उसमें मैं आपको थ्योरेटिकली आपको ये समझा दूंगा कि गति और वर्क पावर एनर्जी और फोर्स, इन तीनों से मिक्स करके क्या कॉन्सेप्ट निकलता है। ओके, तो अभी हम सिर्फ गति पे फोकस कर रहे हैं। तो गति से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गति से जुड़ा हुआ जो पहला पॉइंट होता है वो होता है दूरी। मैं सारी डेफिनेशन एक बार आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा होता है विस्थापन, तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पे आपका चाल, और चौथा पॉइंट होता है यहाँ पे आपका वेग। आप इनका नाम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आप ये बार बार सुनते आते हैं। आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या फर्क होता है, गति और चाल में क्या फर्क होता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना कोर्स फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ दूरी क्या होती है। तो दूरी का सीधा सीधा मतलब है कि हम उस चीज़ को नाप रहे हैं कि किसी वस्तु या पॉइंट की स्थिति में कितना चेंज हुआ। ठीक है, हम उस चीज़ को नाप रहे हैं। ठीक है, जैसे हम नापेंगे कैसे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ था एक्स एक्सिस पे, या फिर कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,0, सॉरी हाँ ओके 1,0। और अगर मैंने इसको मूव कराया, इसको मैं मूव करा रहा हूँ यहाँ पे 5,0 पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने 4 यूनिट डिस्टेंस तय की। कितनी यूनिट डिस्टेंस तय की? 4 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा इस चीज़ पे दोबारा आपको ध्यान देना चाहूँगा कि अगर मैंने दोबारा इसको सेकेंडरी मूव कराया, मान लेते हैं फिर दोबारा यहाँ पे 5,0 पे था और मैं दोबारा से इसको 1,0 पे लेके आऊँगा, तो अब इस केस में क्या हुआ, इसने दूरी दोबारा तय की। कहाँ से? 5,0 से 1,0 तक। इसका मतलब दोबारा इसने 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की। ओके, 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि इसका जो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन है या फिर अपनी जो शुरुआती अवस्था है, उससे इसका नेट यानी कि टोटल जो इसका विस्थापन है, टोटल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब विस्थापन का परिभाषा क्या मिल गया अपने सामने कि इनिशियल पोजीशन से
फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन का मतलब ये होता है कि जब तक वस्तु रेस्ट में नहीं आ जाती, इसका मतलब जब तक वस्तु विराम अवस्था में नहीं आ जाती अपन मोशन को कंटिन्यू मान के चलेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच में जो लास्ट डिस्टेंस होगी, लास्ट डिस्टेंस अंटिल मोशन इज कंप्लीटेड, यानी कि गति समाप्त होने या फिर वस्तु पहले विराम अवस्था में थी और जब बाद में किसी काल या फिर किसी टाइम बाद दोबारा वस्तु विराम अवस्था में आएगी, अपनी मोशन कंप्लीट करेगी, उसकी जो लास्ट डिस्टेंस होगी इन दोनों पोजीशंस के बीच की, उसको अपन बोलेंगे विस्थापन। हो सकता है आपको परिभाषा समझ में थोड़ी सी कम आई हो, क्योंकि अपन 10वीं क्लास से थोड़ी अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन का एक कोर्स फाउंडेशन है, तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लास्ट डिस्टेंस जो होगी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको अपन विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि हो सकता है कि इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो विस्थापन सदिश राशि क्यों होती है? डिस्प्लेसमेंट बिकॉज विस्थापन को नापने के लिए अपन को ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है, और जो भी राशि ग्राफ पेपर पे दर्शाई जा सकती है उसको अपन एक सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए अपन ग्राफ पेपर का सहारा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में गति की एक वेक्टोरियल फॉर्म बताया था कि ग्राफीय पोजीशन अगर किसी पॉइंट की या फिर किसी वस्तु की चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें मोशन हुआ है, और इस मोशन को नापने के लिए अपने पास दो चीज़ें थी, पहला थी डिस्टेंस और दूसरी थी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होती है एक अदिश राशि, यानी कि डिस्टेंस को अपन इस तरह मेजर करते हैं कि अपन उस पूरी गति के दौरान उसने कितना चल चुका है वो, या फिर उसने कितना मूव किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है लास्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ओके। तो अब लास्ट डिस्टेंस को नापने के लिए सबसे पहले अपन को ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे अपन उसको कर्व को ट्रेस कर पाएंगे। पूरे मोशन को अगर अपन ट्रेस करेंगे तो अपन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन प्लॉट कर पाएंगे, और उसके बाद ही अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो ग्राफ पेपर पर जैसे ही ट्रेस होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि इसको ग्राफ पेपर पे अपन डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि दूरी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर दूरी जीरो है तो ये कन्फर्म है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में अपन थर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, चाल। तो चाल क्या होती है? तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु की जो मोशन में चेंजेस है उसको अपन नापने के लिए चाल का यूज करते हैं। और एक चीज़ और होती है त्वरण। त्वरण भी मोशन पे नापता है, लेकिन इसका सीधा सीधा मैथमेटिकल रिलेशन होता है कि चाल में अगर परिवर्तन हुआ तो उसको अपन त्वरण बोलेंगे। अब चाल और वेग में सीधा सीधा एक डिफरेंस है कि वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। वेग को अपन कुछ टाइम इंस्टेंसेस के लिए भी नाप सकते हैं, लेकिन चाल को अपन नापेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि चाल जो है औसत निकाली जाती है हमेशा, ठीक है। और वेग जो है अपन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चाल के लिए ये चीज़ें वैलिड होंगी। और आगे अपन क्वेश्चंस में इस बात को क्लियर करेंगे। बाकी आप 10th क्लास पास आउट हैं, आपको इनके अंतर पहले से पता है, ठीक है। तो आइए, अब तक हम इन चारों चीज़ों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, और अब इन चारों चीज़ों को हम दो टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे, पहला स्केलर फॉर्म और दूसरा वेक्टर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म के लिए आपको बताइए कि दो राशि अपन डिफाइन करते हैं मोशन के लिए, पहली है दूरी और दूसरी है चाल, और सदिश फॉर्म के लिए वही विस्थापन और वेग। तो आइए गणितीय रूप में एक बार देख लेते हैं। तो दूरी का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर अपन कर्व को सीधा सीधा ट्रेस करें, यानी कि मोशन के कर्व को जितना ज़्यादा उसका जो बाउंड्री होगी, हाई डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, और मान लेते हैं ये ग्राफ पेपर पे कोई कण है, मान लेते हैं ये कोई ए है, कोई कण है, पॉइंट है, व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है, वस्तु है, ठीक है। अगर ये ए इन पॉइंट से होकर गुजरा है अपने पूरे मोशन के दौरान, ठीक है, ये पॉइंट है चारों ए बी सी डी, और ये लास्ट इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो डी पे आकर रुकी है, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट से होके इसकी गति ऐसे चली। हो सकता है मान लें कि ये ए से सी गया, फिर ये डी पे आ गया,
ये हो गया पाथ 1 और ये हो गया पाथ 2। नहीं चलो मान लो इसका मन किया कि ये बहुत ज़्यादा घूम घाम के फिर दोबारा डी पे आया डायरेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया पाथ 3। तो अपन दूरी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे जो उसका बिंदु पथ है, उस बिंदु पथ का जितना परिमाप होगा वो इसकी दूरी होगी, ठीक है। एक बार दोबारा ध्यान से सुने कि जो भी कण का या वस्तु का या कोई व्यक्ति का जो भी एंटिटी मोशन में है, उस मोशन वाली एंटिटी का ग्राफ पेपर पे जितना बिंदु पथ होगा, जितना वो कर्व बनाएगा, उस कर्व का जितना परिमाप होगा, जितनी उसकी पेरीमीटर होगी, उस यूनिट को अपन बोलेंगे डिस्टेंस। यानी कि ए में इन तीनों पाथों से जो दूरियां तय की गई है वो अलग अलग है, क्योंकि इनके जो कर्व बने हैं तीनों पाथों के, उनके परिमाप भी अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद में अपन जानेंगे चाल। तो चाल क्या होती है कि इस परिमाप को तय करने में उसको जितना टाइम लगा, मान लेते हैं कि ए बी के थ्रू सी से होते हुए डी तक पहुंचा, तो ये जो पाथ बन है, मैं इसी कर्व को दोबारा तो बोर्ड पे नहीं बना सकता, लेकिन इसमें आपको समझा रहा हूँ कि पाथ 1 के लिए उन्होंने जो ये रास्ता तय किया है, ए डी तक आया, तो इन्होंने पहला जो रास्ता तय किया, मान लेते हैं पहले रास्ते में इनको टाइम लगा 10 मिनट, ओके। ऐसे दूसरे रास्ते से अगर ये जब गए, इनको टाइम लगा 20 मिनट। अब ये तीसरे रास्ते से जब जाएंगे तो हो सकता है वो आवाज लगा, ठीक है। अब इनकी जो चाल है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों पाथों की जो परिमाप है, यानी कि इन तीनों पाथों की जो दूरी है, दूरी ऑफ पाथ 1 बटे टाइम, कितना इन्होंने कंज्यूम किया है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन देगा ये हमें चाल का आइडिया देता है। यानी कि अब इस टाइम में आपने ये कभी नहीं नोट किया होगा, अगर ये हम कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे कि पाथ 1 पे जब बी पे पहुंचेगा तब उस टाइम उसकी चाल क्या होगी, ये चाल के लिए वैलिड नहीं होता कभी भी, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, तो इसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन नहीं निकालते हैं, अगर निकालेंगे भी तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि चाल अप डाउन हो सकती है, एक औसत निकाली जाती है, ये एक एवरेज क्वांटिटी है, एवरेज क्वांटिटी, इसको हमेशा औसत से निकाला जाता है, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो तीनों पाथों के लिए चाल अलग अलग क्यों हुई, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि तीनों पाथों को तय करने में जो टाइम लगा है वो भी बहुत अलग अलग है, और तीनों पाथों की जो दूरी है वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आदर्श, इसके दो आदर्श पैरामीटर मोशन के, अपन जानेंगे दो सदिश पैरामीटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आएगा वो इनसे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर चांसेस होते हैं, लेकिन इनसे स्ट्रांगली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, इन पे आप कमांड बना के चलें, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। और वेक्टर को जैसे आप मान लेते हैं मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट है तो वेक्टर का सेपरेट चैप्टर होता है मैथ्स में, वहाँ से आइडिया है, और उसके अलावा फिजिक्स में भी इंट्रोडक्शन क्लासेज होती है, तो आप स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वेक्टर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके लिए। तो विस्थापन और वेग दोनों को विस्तार से समझते हैं। विस्थापन कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने बताया, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वही ग्राफ, ये x और ये y एक्सिस हो गए इसके, ये a जो है ये b पॉइंट है और ये वही c पॉइंट पर a को पहुंचना है d तक, पहला रास्ता ये हो गया, और दूसरा रास्ता है a से c की तरफ से लिया था दूसरा, और ये तीसरी बार में घूम के आया है। तीनों रास्ते मैंने कैलकुलेट कर दिए, लेकिन अब मैंने आपको विस्थापन की पिछले परिभाषा बताई थी, उसमें ये बताया था कि विस्थापन जब तक मोशन कंप्लीट नहीं हो रहा, मोशन कंप्लीट होने की पूरी पहचान आप नोट करके रखें, मोशन तब कंप्लीट हुआ माना जाएगा तब इनिशियल पोजीशन में वेग और फाइनल पोजीशन में वेग दोनों जीरो होंगे, तब जाके हम ये मानेंगे कि मोशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ए जब चला था तो विराम अवस्था में इनका जो वेग था, इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, और फाइनल जब ये डी पे जाके रुक चुके हैं, तो जब ये रुकेंगे तो इनकी फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो गई, तो अब अपन ये कहेंगे कि मोशन हो गया कंप्लीट। अब आप ग्राफ पेपर पे दोनों की इनिशियल पोजीशन देखो, ए है और फाइनल पोजीशन है डी, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट करेंगे, और डायरेक्ट आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, अब ये ग्राफ पेपर पे लाइन नहीं है तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी, इस डिस्टेंस को मैं एडी नाम दे रहा हूँ, और ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी इस डिस्टेंस को बोलेंगे अपन विस्थापन। ओके, बात आगे समझ में आपके। अब विस्थापन एक जो सदिश राशि है, अगर मैं a से d को नापूंगा और d से a को नापूंगा, तो इन दोनों में माइनस चिन्ह का फर्क आ जाएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि
अपन रेफरेंस के थ्रू नापते हैं, मान लीजिए ए से डी को नापने में अपन चलेंगे ए से डी की तरफ, तो ये डायरेक्शन अलग है और इससे जस्ट रिवर्स जो डायरेक्शन है डी से ए की तरफ जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, बस डायरेक्शन के लिए माइनस चिन्ह आता है। तो ए डी जो वेक्टर होगा वो माइनस होगा डी ए वेक्टर के, ठीक है, ये चीज आप ऑलरेडी मैथ्स में जानते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं वेग की तरफ। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट को अपन डायरेक्टली डिनोट करने वाले थे x से डिनोट किया है, ठीक है। तो वेलोसिटी v जो होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर नोटेशन ले रहा हूं dx by dt, ये वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म है, ओके। अब dx by dt लगाने का सीधा सा मतलब ये है कि इसको अपन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम को अपन x दे रखा है, मान लेते हैं x जिस वेक्टर है, अगर इसको ऐसे मैं डिनोट करूं t के फॉर्म में, और जैसे मान लेते हैं ti प्लस t स्क्वायर j प्लस t3 k, ये मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको वेक्टर का आइडिया है, आप समझते हैं i j k क्या है, और इस वेक्टर को मैंने अगर एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है तो वो भी आप समझते हैं। x वेक्टर को अगर मैं इस तरह डिनोट कर रहा हूं तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं अगर t का टाइम ऑफ डिस्टेंस रखूंगा, टाइम ऑफ डिस्टेंस का मतलब है उस टाइम पर जस्ट मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं 12 बजे ए यहां से चले तो 12:10 पे वो जिस जगह होंगे, ठीक है, तो उस जगह का मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, और औचित्य भी रखता है ये बात, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं वो टाइम पुट करूंगा तो अपन को वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिस्टेंस पे वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, जबकि चाल के लिए वैलिड नहीं होता। मेन डिफरेंस जो है आपको न्यूमेरिकल्स में ये रखना है, ठीक है, ये काम आएगा। बाकी आपको x को वेक्टर में डिनोट करना आना चाहिए, नहीं आता है तो एक वेक्टर की क्लासेस दोबारा आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और वेलोसिटी को लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर को अपन डिफरेंशिएट ओवर द टाइम करें, अगर ये अगर कांस्टेंट भी है, अगर वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये अगर वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट है तब आपको औसत वेग कैलकुलेट करना है। तो अब तक आपको दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में बेसिक आइडिया मिल चुका है ना। तो अब अपन देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में मोशन को अपन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो मोशन को डिफरेंशिएट करेंगे अपन वेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो अपन सीधा सीधा देखेंगे 1D मोशन। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मोशन को ऐसे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं सारा एक बार पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। 1D मोशन और उसके बाद में 2D, 3D मोशन, ठीक है। अच्छा, ये तीन ही टाइप के होते हैं, कुछ ना आपने मतलब 4D मोशन क्यों हो सकता है, क्योंकि अपने वेक्टर ही 3D होता है, ठीक है। तो भाई वस्तु 3 डायमेंशन से ज़्यादा तो कहाँ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए 3 क्लासिफिकेशन होता है। तो 1D मोशन के अंतर्गत अपने पास आता है, अपन अपने सिलेबस में जो है वो है लीनियर मोशन। भाई जाने को तो वस्तु पैराबोलिक पाथ पे भी जा सकती है, जाने को तो हाइपरबोलिक पाथ पे भी जा सकती है, लेकिन अपन को 1D के तहत जो मोशन पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर मोशन, ठीक है। क्योंकि लीनियर मोशन को अपन वेक्टराइज भी कर सकते हैं, अगर पैराबोला को अपन वेक्टराइज करने जाएंगे तो देखो सिंगल फॉर्म तो होती नहीं उसकी, तो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे लीनियर मोशन, ओके। 2D मोशन के अंदर अपने पास बेसिकली 2 चैप्टर है, पहला है प्लेन मोशन या फिर मोशन इन ए प्लेन, और दूसरा अपन पढ़ते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपन पढ़ेंगे इसके अपन चैप्टर बताऊंगा, तो इसमें अपन वेक्टर के रूप में केवल वेग को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका जो पाथ है उसका अपन कभी भी सदस्य निरूपण कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो मोशन इन ए प्लेन है उसके अंदर अपन पाथ का सदस्य निरूपण करेंगे। ये सारी मैं आपको जब चैप्टर आएगा एक पर्टिकुलर तब उस टाइम एक्सप्लेन करना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन को निश्चित गति बोलते हैं और इसको समतल बोलते हैं। 3D मोशन के अंदर अपन मेनली जैसे अलग से चैप्टर तो है नहीं, लेकिन अपन 3D मोशन के अंदर पढ़ते हैं 3D वेक्टर का पूरा जो मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर है उससे थोड़ा सा लेवल कम रहता है, लेकिन उसकी कई सारी ऑपरेशंस अपन पढ़ लेंगे, जैसे कि अपने अपन इसमें डिफरेंशिएशन देखेंगे,
ठीक है, डिफरेंशिएशन देखने का सीधा सीधा मतलब है अपन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, इतना आपके पास लिनियर मोशन है। तो सबसे पहले अपन को स्टार्ट करेंगे लिनियर मोशन से। तो दिल थाम के बैठ जाइए, मजा शुरुआत होने वाली है और नोट करना शुरू करेंगे। बेसिक जो डेफिनेशन है वो आप जानते ही हैं, ठीक है, उनको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता हिंदी में नाम होता है रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु की मोशन एक सरल रेखा में होगी, जैसे कि मान लेते हैं किसी रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा है, या फिर आप किसी कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी ने पत्थर फेंक दिया कहीं पे, ठीक है, सीधा ड्रॉप कर दिया, तो वो सारी जो गतियाँ हैं वो हम रेखीय गति के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, रेखीय गति के अंदर अपन जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मान लेते हैं कि छत से पत्थर का गिरना, छत से किसी वस्तु ले लेते हैं, पत्थर वस्तु का गिरना, या फिर किसी कार का चलना, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। रेखा में जो भी गति होगी वो रेखीय गति होगी। ठीक है, तो रेखीय गति के अंतर्गत हम जो सवाल आएंगे आपके लिए, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आएंगे रेखीय गति का जो क्वेश्चन आएगा आपका, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें से कम ही आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब जैसे मान लेते हैं आपसे वेलोसिटी पूछ ली, ठीक है, या फिर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मतलब आएगा तो वो रेयर केस में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी चांसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, रेखीय गति को आपके साथ में एक चैप्टर आगे अपन पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी, इससे मर्ज करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है आपका, इससे मर्ज करके रेखीय गति का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। रेखीय गति में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कैलकुलेट करोगे, वेग कैलकुलेट कर सकते हो ना उसका, और वेग की चलो ठीक है, आप एवरेज वेग कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर किसी टाइम ऑफ स्टेज पे वेग कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो सारे चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, आपको बस दो चीज़ें आनी चाहिए इसमें, आपको जो लैंग्वेज दी होगी, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी होगी उससे आप वेक्टर बना सकते हैं बस, और जैसे ही आपने वेक्टर बना दिया फिर सारी चीजें आपके हाथ में हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो काम होता है आपको, ये लीनियर मोशन सबसे पहले इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप दी हुई लैंग्वेज से वेक्टर फॉर्म में उसको ला पाए। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आपको वो लैंग्वेज समझनी है। कि मान लेते हैं कि कशिश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 4 मिनट चली, फिर एक्स अक्ष की तरफ 70 मीटर चलती है। ठीक है, तो मूल बिंदु से उसका विस्थापन और दूरी अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो विस्थापन पूछा गया है, हमेशा विस्थापन जब भी पूछेगा तो किसी एक रेफरेंस देगा हमको, किससे निकालें। सबसे बड़ा क्वेश्चन है विस्थापन किससे निकालें, किससे निकालें, किस बिंदु से निकालें, किस रेफरेंस से निकालें विस्थापन। लेकिन दूरी का मतलब होता है कि मैंने बताया था कैलकुलेटिव है ना। ठीक है, आप थोड़ा सा शब्द को समझो,
दूरी कैलकुलेटिव होने का मतलब है आप जितना वो मोशन कर चुका है और वो जहाँ जहाँ होके चला गया उस पूरे परिमाप की जो नाप है वो दूरी होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉर्म में डिकोड करना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से डिकोड करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप धैर्य से देखते चलिए कि मैं सबसे पहले बनाना है तो ग्राफ। हाँ, एक बात और याद रखना, मोशन का क्वेश्चन हमेशा रफ में भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ बना के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ग्राफ अगर आपसे बनाना आ गया ना मोशन का तो आप क्वेश्चन में फिर गलत करो, आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ग्राफ से आप वेक्टर बना पाओगे आसानी से, और वेक्टर जैसे आपने क्रैक कर लिया लैंग्वेज से तो फिर तो कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात है। मोशन में पूरे मोशन में बच्चों वाली बात है, बस आपको वेक्टर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो कशिश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चली, सॉरी इसको 40 करो, 40 मीटर चली। अपना घर कहाँ है उसका, पहली बात तो ये नहीं दिया। अब जब कुछ दिया ही नहीं है तो सबसे पहला अपने इनिशियल जो पॉइंट मानेंगे वो हमेशा मूल बिंदु मानेंगे, 0.5, ठीक है। उत्तर दिशा का मतलब क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, 40 मीटर चल रही है तो ये हो गया भाई 40 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो क्या हुई 0.40, ठीक है। उसके बाद हम एक्स दिशा की तरफ होगी। अगर जब से मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया ना कभी भी कि ये पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है, तो हमेशा आपको क्या मान के चलना है, पॉजिटिव एक्स मान के चलना है। और ये कितना चल रही है उस दिशा में, सत्तर चल, ठीक है। तो इस 70 को चलने को अपन निर्भर करेंगे, ये चली यहाँ से 70, ठीक है। तो अब जब ये 70 चलेगी इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका एक्स एक्सिस में स्थापन कितना हो गया 70, वाई में तो ऑलरेडी 40 में है, इसकी हो गई फाइनल पोजीशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, विस्थापन जो होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं, मैं ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी और ए मान लेता हूँ सी। तो अब डिस्टेंस निकालनी कहाँ से, आप अब लैंग्वेज पे बोल करना, विस्थापन का जो वेक्टर फॉर्म है उसका असली सेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है मूल बिंदु से उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूल बिंदु से चलना है हमको उस फाइनल पोजीशन की तरफ, ये रहा, मैं मूल बिंदु ए से जाऊंगा सी की तरफ, तो वेक्टर क्या बनेगा, क्या वेक्टर बनेगा आप बताओ, ए सी बनेगा या सी बनेगा, बताओ। मैग्नीट्यूड तो इसका ठीक है अपन निकाल लेंगे, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस विस्थापन की, इस विस्थापन की डायरेक्शन होगी वो ए से सी की तरफ होगी, ठीक है, ए से सी की तरफ। तो अपना जो वेक्टर हो जाएगा वो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। ये आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैसे अपन स्थिति सदिश निकालते हैं, और स्थिति सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वही अपना विस्थापन है, ठीक है। तो ये ए से सी की तरफ पहुंच चुकी है, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ये कहाँ कहाँ हो गई, ये गई साहब इस पाथ से होकर, ए से गई है बी, बी से गई है सी, ठीक है। तो इस पूरे पाथ की जो परिमाप है, ठीक है, वो कितनी हो गई 40 इतना चल रही है, 70 इतना चल रही है, तो टोटल इसका जो परिमाप है वो क्या हो गया 110 मीटर, और यही 110 आपकी क्या है डिस्टेंस, ठीक है। और अब आपका विस्थापन आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ए और सी के बीच में जो स्थिति सदिश बनेगा उस स्थिति सदिश का जो परिमाप होगा वो विस्थापन होगा, क्योंकि स्थिति सदिश खींचते टाइम आपको मैथ में आप पढ़ोगे कि मिनिमम डिस्टेंस को एक प्रिफर किया जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस पे स्थिति सदिश बनता है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे दर्शाने का फायदा यही तो है, ठीक है, कि अपन डायरेक्ट दोनों के बीच में एक लाइन खींच सकते हैं, तो जैसे ही दोनों के बीच में लाइन खींचेगी तो उसको एक विस्थापन निर्मित करेगा। अब इसको अपन अगर गणितीय रूप में निकालना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, ये आप टेंथ में अच्छी तरह जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो चुका है, ठीक है। आपके पास में ये 40 मीटर दे रखा है, ये 70 मीटर दे रखा है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आपको करंट फाइंड करना है, आप करंट फाइंड कर सकते हैं √a² + h², ठीक है। तो ये जो आएगा के ये होगा आपका, ठीक है। इसका जो वेक्टर होगा वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसका जो वेक्टर मैं निकालना चाहूँ तो इसका वेक्टर क्या होगा, वैसे इसका वेक्टर होगा, और जैसी बात है आप बताएंगे 40i + 7 ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन सदिश,